हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि मल्टी विटामिन सीरीज है, जिसमें राजस्थान जीके के अपन जो पहला वाला जो सबसे पहला पार्ट होता है वो करंट अफेयर का जो चर्चित मुद्दा होता है उस पर बात करते हैं। उसके बाद हम राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक लेते हैं, फिर राजस्थान इतिहास से एक छोटा सा टॉपिक होता है, फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं। तो मेरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मेरी सीरीज में आप सभी जुड़िए। इस सीरीज में जुड़ने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगामी आपके जो एग्जाम्स है उसमें आपको इस सीरीज से हूबहू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ये आपको मैं जब एग्जाम होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कहाँ से उठा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस सीरीज से आप जुड़िए और अच्छे से अध्ययन कीजिए। इसी सीरीज की आगे बढ़ते हुए आज ये क्लास नंबर 4 में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और इस सीरीज के जरिए से आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो चले पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। पहली स्लाइड में क्या है? हम्म तो देखो भाई, हाल ही के अंदर राजस्थान के हाई कोर्ट के 41वें जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, किसे बनाया गया? तो 41वें जो मुख्य न्यायाधीश है किसे बनाया गया भाई? तो 41वां जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसे बनाया गया? ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया। किसे बनाया गया? ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया। ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया, ये नाम आपको याद रखना, आपके एग्जाम में छपेगा हूबहू कि राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन से। एक तो आपको देखो नंबर पूछ सकता है कि कौन से नंबर है, दूसरा इनका नाम पूछा जा सकता है, तीसरा जो पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कहाँ से, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनका जो संबंध है वो पंजाब के रोपड़ जिले से है। पंजाब के रोपड़ जिले से है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बात कर लेते तो वर्तमान में पंजाब हरियाणा के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। ठीक है, और 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र इन्हें शपथ दिलाएंगे, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इनकी शपथ कब दिलाई जाएगी ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 41वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने अपनी शपथ कौन सी तिथि को ली। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। वो जो 40वें मुख्य न्यायाधीश थे वो पंकज मित्तल थे, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? अब अपन बात करेंगे राजस्थान भूगोल के ऊपर, जो कि राजस्थान के भूगोल के अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उस पर अपन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए भी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, पहले आपको याद रखना। अगर वो देखो कथन से बनाता है, जैसे कि 4 कथन दे दिए फिर पूछेगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कि रणथंभौर राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बात करते हैं, इसको लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है, इसे लैंड ऑफ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। और इस अभ्यारण्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। देखो ये उपनाम आपको याद रखना है। सवाल यूं पूछा जाएगा आपको कि कौन से उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ये उद्यान 392 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो एरिया फैला हुआ कितने में? 392 किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, रणथंभौर अभ्यारण्य को 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जो अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 1955 में दिया गया था। कब दिया गया? 1955 में। जबकि राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था वो 1980 में मिला था। ठीक है, और नवंबर 1980 को प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का इनको दर्जा दिया था। राजस्थान का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन। ये भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है तथा भारतीय बाघों का घर भी कहलाता है, ये भी आपको याद रखना। भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो भारतीय बाघों का जो घर कहा जाता है वो रणथंभौर को कहा जाता है। सन 1974 में विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट टाइगर योजना में इसको शामिल किया गया है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इस अभ्यारण्य में धोक वन पाए जाते हैं, ये सवाल बना हुआ अभी। ठीक है, सवाई माधोपुर का जो अभ्यारण्य है अपना रणथंभौर वाला, ठीक है, इसके अंदर धोक वन पाया जाता है बहुतायत में। इस अभ्यारण्य में गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधा ही सवाल बनता है कि गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो आप बताओगे सवाई माधोपुर में। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? पर रणथंभौर के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट, या रेंटेड तितर और दुर्लभ काला गरुड़ पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है, यहाँ से सवाल बना हुआ, जोगी महल कौन से उद्यान में स्थित है, तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी खोला गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2005 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा की थी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा लेकिन पूछा जा सकता है, याद रखना आप, है ना। मछली T16 यानी बागिन, मछली T16 बागिन जो है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ये फिलहाल चर्चा में भी थी। 18 अगस्त 2016 को रणथंभौर की बागिन मछली के पार्क में आमा घाटी एरिया में मृत्यु हो गई थी इसकी, ठीक है। ये भारत की सबसे उम्रदराज बागिन थी, ये भी आपको याद रखना। इसे बीबीसी की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, ये भी आपको याद रखना कि बीबीसी की ओर से इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। और मछली एकमात्र बागिन थी जो गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित हो चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, इसके जो अन्य नाम है इस T16 बागिन के, तो रणथंभौर की रानी भी कहा जाता है इसे, झील की रानी भी कहा जाता, मदर ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता, क्रोकोडाइल किलर भी कहा जाता, अम्मा घाटी के बाघों की अम्मा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करेंगे वो राजस्थान के जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके उपनाम, ठीक है। राजस्थान के जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके उपनाम, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बनता ही है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल के हैरोस के नाम से जाना जाता है। डिंगल का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, डिंगल का हैरोस जो है पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू दयाल को कहा जाता है। तो हाल ही के अंदर जो अपना ईओ आरओ एग्जाम हुआ था ना, ईओ और आरओ, उसमें भी पूछा गया था राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। देखो, ईओ आरओ का एग्जाम हुआ था अभी 2023 के अंदर 14 मई को, ठीक है। उसमें ये सवाल आपका पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। कितना आसान सवाल था। भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बनी ठनी को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। राजस्थान की जो जलपरी है वो रीमा दत्ता, ये आपको याद रखना। पत्रकारिता का विश्व पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पूछा हुआ सवाल है भाई एग्जाम में, आरएसएसपी बोर्ड द्वारा इस सवाल को 2 या 3 मरतबा पूछा जा सका कि पत्रकारिता के जो विश्व पितामह किसे कहा जाता है, तो पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विश्व पितामह कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, मीराबाई को कहा जाता है। और वागड़ की राधा किसे कहते थे, ये मुझे जरूर बताओ। वागड़ की राधा, वागड़ की जो मीरा है वो गौरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, गंवरी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजपुताना का अबुल फजल है जो मुहनोत नैन्सी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, मुहनोत नैन्सी को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप को कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहनलाल सुखाड़िया जो कि राजस्थान के एकमात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक अवधि तक रहते हैं। कितने साल, 17 साल तक रहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। 17 साल की अवधि तक इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी जो कहा जाता है वो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। मरु कोकिला गंवरी देवी को कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्र सेन। और मेवाड़ का भीष्म पितामह, ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, मेवाड़ का जो भीष्म पितामह राव राणा चुंडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राणा चुंडा को कहा जाता है। कलयुग के कर्ण की बात करें तो राव लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। गांधी जी के 5वें पुत्र की बात करें तो जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष की बात करें तो दामोदर व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान के आदिवासियों का जो मसीहा कहा जाता है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, ठीक है। मेवाड़ की पुकार का संबंध इन्हीं से है। मेवाड़ की जो पुकार है, 21 मांगों का जो पत्र है उसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है और उनका संबंध मोतीलाल तेजावत से है। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के भागीरथ किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत के जो भागीरथ है महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है जिनकी दरगाह अजमेर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। ये भी सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 बार पूछा हुआ, ठीक है, ये बच्चों को कम याद रहता है। राजस्थान का जो नरसिंह है वो संत दुर्लभ जी है। कौन है, संत दुर्लभ जी। नेक्स्ट,
राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान का लोक नायक जय नारायण व्यास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। शहर है राजस्थान, ये भी जय नारायण व्यास को ही कहा जाता है। जबकि दास साहब की बात करें तो हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब कहा जाता है, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब कहा जाता है। त्याग भूमि जो समाचार पत्र है उसकी जो संस्थापक है वो भी हरिभाऊ उपाध्याय है। कौन सा अखबार? ये भी पूछा हुआ एग्जाम में, त्याग भूमि, ये आपको याद रखना, ठीक है। त्याग भूमि जो समाचार पत्र है उसके जो संस्थापक है वो हरिभाऊ उपाध्याय है। नेक्स्ट, अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी राजस्थान की कला और संस्कृति से। राजस्थान कला और संस्कृति से जो वाद्य यंत्र है राजस्थान के, उसमें से आज मैं आपको पढ़ाने वाला एक तो सारंगी, एक रावण हत्था, कि उसके बारे में अपन उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ अपन देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, सारंगी। सारंगी को तत्व वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये याद रखना आपको। तत्व वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो होता है वो सारंगी होता है। कौन सा होता है भाई? सारंगी होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। लोक वाद्य सारंगी का आकार शास्त्रीय वाद्य सारंगी से छोटा होता है, ये भी आपको याद रखना। सारंगी से छोटा होता है, ये भी आपको याद रखना है। रोइडा, तून, सागवान और केर की लकड़ी से ये बनाई जाती है सारंगी। और इसमें जो कुल तारों की संख्या होती है 27 होती है। ये सवाल एक बार पूछा गया कि सारंगी के अंदर तो कितने तार होते हैं, तो 27 तार होते हैं। सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। नेक्स्ट, ऊपर की जो आत होती तारें होती है, ऊपर की जो तारें होती है वो बकरे की आंत से बनाई जाती है, ठीक है। ऊपर की जो तारें होती है ना वो बकरे की आंत से बनाई जाती है। इसका वादन के लिए गज का उपयोग किया जाता है जो घोड़े की पूंछ की बालों से बनता है। किससे बनता है भाई? घोड़े की पूंछ की बालों से। राजस्थान में दो प्रकार की सारंगियां प्रचलित है, एक तो सिंधी सारंगी, एक गुजरातन सारंगी। कौन सी? एक तो सिंधी सारंगी होगी आपकी, एक दूसरी जो है आपकी गुजरातन सारंगी हो गई। ये सारंगी का उन्नत व विकसित रूप है। कौन सी? सिंधी सारंगी। इसमें तारों की संख्या अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। दूसरा, गुजरातन सारंगी, ये सिंधी सारंगी का छोटा रूप है। इसमें तारों की संख्या केवल 7 होती है, ठीक है, केवल 7 होती है। इन सारंगियों का वादन में जैसलमेर, बाड़मेर के लंगा जाति के लोग, कौन से? जो लंगा जाति के लोग, मेवाड़ के गडरियों के भाट, मरुस्थल के जोगी दक्ष होते हैं। जोगी इन सारंगियों में गोपीचंद, सुल्तान निहालदे, बरथरी, सुल्तान निहालदे और बरथरी आदि की ख्याल गाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आज की आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बात करने वाले रावण हत्या की अपन, ठीक है। ये रावण हत्या से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि रावण हत्या में क्या है। रावण हत्या जो एक तो लोक वाद्य यंत्र है, ठीक है। रावण हत्या राज्य का सबसे लोकप्रिय और अति प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसमें नारियल को काटकर उसकी कटोरी नुमा आकृति पर चमड़े की खाल मंड दी जाती है, ये भी आपको याद रखना। और इसकी डांड बांस की बनी होती है, इस पर खूंटियां लगाकर तार बांध दिए जाते हैं, ये ठीक आपके सामने ये आकृति दिख रही होगी आपको। ये देखो, ये इस तरह का होता है अपना रावण हत्या वाद्य यंत्र, ठीक है। फिर इसमें तारों की संख्या जो होती है 9 होती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तारों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जैसे सारंगी में मैंने बताया था आपको तारों की संख्या 27 होती है, रावण हत्या में जो होती है वो तारों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, घोड़े के पूंछ की बाल से इसकी गज बनी हुई होती है जिसकी सहायता से इसे बजाया जाता है, ठीक है। गज के अंतिम सिरे पर घुंघरू बंधे होते हैं जिस पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इस वाद्य यंत्र को मुख्य रूप से भीलों और भोपों के द्वारा बजाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बापूजी और रामदेव जी के फड़ का वाचन इस वाद्य यंत्र के साथ ही किया जाता है, ये भी जो बापूजी और रामदेव जी की जो फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाची जाती है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, डूंगर जी और जवाहर जी की लोक कथाएं इस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। डूंगर जी और जवाहर जी जो है जिनकी लोक कथाएं गाई जाती है वो इन्हीं वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। डूंगर जी और जवाहर जी का जो संबंध है वो सीकर के बाठोद पाटोदा से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ये, तो आज बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आप कमेंट भी करना और अपने मित्रों से इस सेशन को शेयर भी करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।